फ्रेंड्स, आपने बोला था कि एक वीडियो सेपरेट बनाओ जिसके ऊपर ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी के बीच में जो की डिफरेंसेस है उनको एक्सप्लेन करो। तो 14 ऐसे डिफरेंस मैंने क्रिटिकल वाले निकाले हैं जो इन दोनों के बीच में है, और भी है, लेकिन जो मेन क्रिटिकल डिफरेंसेस हैं वो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एंड तक देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, तभी आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग बनेगा। तो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म जो हमारे फैमिलीज में हमें देखने को मिलती है, या एक एलएलपी जो एक कॉर्पोरेट फॉर्म का स्ट्रक्चर है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो प्रोफेशनल स्ट्रक्चर है। तो क्या डिफरेंस है इनके बीच में? देखिए, जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म है उसको जब आपने रजिस्टर करना है, जब वो इनकॉर्पोरेट करनी है, बनानी है, तो वो बहुत सिंपल और कम खर्चे वाला प्रोसेस है एज कंपेयर टू एलएलपी। आपको एक पार्टनरशिप डीड लिखना है, आपको उसके बाद पैन नंबर अप्लाई करना है। अगर आप चाहें तो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्टर करा सकते हैं, रिकमेंडेड तो यही है कि कराएं, लेकिन आपकी मर्जी है। तो ये प्रोसेस है। उसके बाद बैंक अकाउंट ओपन करा लिया, बाकी अपना काम करना शुरू कर दिया। एलएलपी के केस में जो ये प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स है और महंगा भी है, क्योंकि आपको टाइम टाइम पे प्रोफेशनल की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। वो अपनी हर काम के लिए अलग अलग फीस चार्ज करेगा, और जो जो चीज की आप एप्लीकेशन लगाएंगे उनकी सरकारी फीस अलग होगी। तो आपको पहले डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने हैं, फिर जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का आइडेंटिफिकेशन नंबर है, डिन नंबर बोलते हैं, वो जो पार्टनर्स बनेंगे उनका वो ऑब्टेन करना है। फिर एमसीए के ऊपर एक लॉगिन आईडी क्रिएट करनी है। फिर पहले आपको जो नाम आपने अपनी फॉर्म का रखना है वो नाम के लिए आपको अप्लाई करना है। जब नाम की आपको अप्रूवल मिल गई कि भैया आप ये नाम रख सकते हो, उसके बाद आपको इनकॉर्पोरेशन उसको रजिस्टर करने के फॉर्म्स एमसीए पे फाइल करने हैं। फिर पार्टनरशिप डीड की तरह एक एलएलपी एग्रीमेंट आपको लिखना है। फिर वो एग्रीमेंट आपको दोबारा एमसीए के ऊपर फाइल करना है। फिर जाके आप पैन अप्लाई कर सकते हो, बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो ये लंबा प्रोसेस है, जगह जगह पे आपको प्रोफेशनल्स की जरूरत है, और महंगा प्रोसेस है और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फॉर्म है उसमें आप ज्यादा से ज्यादा 50 पार्टनर्स रख सकते हो, और जबकि यहाँ पे आपकी कोई लिमिट नहीं है, चाहे आप 2000 पार्टनर्स बन जाओ इसके अंदर। लेकिन दोस्तों देखो, ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म के अंदर भी 50 पार्टनर्स का होना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है। ऑल्दो जितने ज्यादा पार्टनर्स होंगे उतना आपके पास एक्सपीरियंस, अलग अलग एक्सपीरियंस वैरायटी के लोग आपके पास होंगे। सब अपनी अपनी कैपिटल लगाएंगे, तो आपको बिजनेस को ग्रो कराने के लिए कैपिटल की कोई लिमिटेशन नहीं रहेगी। यहाँ पे और भी ज्यादा आपको इसमें बेनिफिट है। बट कहीं ना कहीं जब नंबर ऑफ पार्टनर्स ज्यादा हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपस में एक यूनिटी बना के चलना, आपस में डिस्प्यूट्स होना, या एक डिसीजन मेकिंग कई बार डिले हो जाना कि एक कॉमन गोल की तरफ बढ़ना, किसी का कोई ओपिनियन है, किसी का कोई ओपिनियन है, तो कई बार इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी आ जाती हैं। जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म है उसको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये उसके ऊपर लागू होता है, और जो एलएलपी है इसके ऊपर एलएलपी एक्ट 2008 वाला जो कानून है ये लागू होता है। अब सबसे मेन पॉइंट जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म का और एलएलपी का, जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म है उसमें जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मान लो कोई पार्टनरशिप फर्म के ऊपर कोई केस लग गया, या कुछ भी बात हो गई जिसकी वजह से पार्टनरशिप फर्म को बहुत करोड़ों का नुकसान हो गया। अब वो करोड़ों का नुकसान चुकाने के लिए पार्टनरशिप फर्म के पास, मान लो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आपको 5 करोड़ रुपए पे करने हैं, तो पार्टनरशिप फर्म के पास पैसे नहीं है 5 करोड़ रुपए पे करने के लिए। तो वो 5 करोड़ रुपया जो पार्टनर्स हैं उनकी पर्सनल जायदाद से भी रिकवर किए जा सकते हैं। तो आपकी खुद की इंडिविजुअल की जायदाद भी लायबल है, जबकि एलएलपी के केस में ऐसा नहीं है। एलएलपी के केस में 5 करोड़ रुपया अगर किसी एलएलपी फर्म को देना है, किसी को सरकार ने कोई ऑर्डर दे दिया, कोई केस हार गए, 5 करोड़ रुपया देना है, तो अगर एलएलपी के पास पैसा नहीं है तो पार्टनर्स की खुद की जेब से पैसा नहीं निकाला जाएगा। पार्टनर्स का पर्सनल प्रॉपर्टी, पार्टनर्स की पर्सनल संपत्तियों को यूज नहीं किया जा सकता। अगर एलएलपी के पास पैसा हुआ तो वेल एंड गुड है, नहीं हुआ तो उसको इंसॉल्वेंट करके, दिवाला उसका निकाल के, तो जो उसकी संपत्तियां बेच के जो रिकवरी होगी वो दे दी जाएगी। पार्टनर्स की पर्सनल संपत्ति को हाथ नहीं लगाया जाएगा। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है एलएलपी इनकॉर्पोरेट करने का। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज का ध्यान रखिए कि अगर एज अ पार्टनर आपने फ्रॉड किया है, कोई आपने जानबूझ के कुछ फ्रॉड किया, फिर आपकी पर्सनल संपत्तियां नहीं छोड़ी जाएंगी, फिर आपकी पर्सनल संपत्तियों को भी पकड़ा जाएगा अगर आपने फ्रॉड ही कर दिया तो, राइट। तो दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप मान लो 3 पार्टनर हो, अगर आप 3 पार्टनर हो, तो अगर एक पार्टनर उनमें से कोई ऐसा फ्रॉड कर देता है जिसका बाकी 2 पार्टनर्स को नहीं पता, पहले पार्टनर ने ऐसा फ्रॉड कर दिया, तो उसके कारण जो भी फर्म के ऊपर जिम्मेवारी आएगी कि ये पैसे देने पड़ेंगे उस फ्रॉड का नुकसान पूरा करने के लिए, तो उसके लिए वो बाकी 2 ईमानदार पार्टनर्स जिनको इसके बारे में पता ही नहीं था वो भी लायबल हैं, और वो भी अनलिमिटेड लायबल हैं, पर्सनल संपत्तियों तक लायबल हैं।
मतलब जितने भी पार्टनर्स आपके होंगे, अगर एक पार्टनर ने भी कोई काम खराब किया तो बाकी पार्टनर्स को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जबकि एलएलपी के अंदर ऐसा नहीं होता। जिस पार्टनर ने कोई गलती की है, जो कुछ नुकसान किया है, तो सिर्फ उसी को ही उसका जो नुकसान उठाना पड़ेगा। कंटिन्यूटी, जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म है उसका कोई परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता। कोई डेथ हो जाए पार्टनर्स की, रिटायर्स हो जाए, तो वो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। एलएलपी के केस में ऐसा नहीं होता। एलएलपी के केस में वो चलती रहती है, पार्टनर्स आए जाएं कुछ हो, एलएलपी अपना चलती रहती है। फिर अगर आप कोई स्टार्टअप करते हैं बिजनेस का, तो स्टार्टअप में डीपीआईआईटी की रिकॉग्निशन आप लेते हैं कि हम एक स्टार्टअप हैं। तो स्टार्टअप के अंदर आपको जो 80 आईएसी के अंदर 3 साल तक टैक्स की छूट जो मिलती है, टैक्स की जो माफी मिलती है, अगर आप ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म बनाएंगे तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप एलएलपी बनाएंगे तो आपको ये बेनिफिट जरूर मिलेगा। कंप्लायंसेस पार्टनरशिप फर्म के अंदर लोअर हैं, क्योंकि कोई इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो इसके ऊपर लागू होता है वो कोई अलग से इसके ऊपर कोई कंप्लायंसेस उस तरह से लगाता नहीं है कि आपको कोई ये फाइलिंग्स करनी है, ये रिटर्न्स भरनी है, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि एलएलपी के अंदर आपके ऊपर कंप्लायंसेस हायर हैं और आपको वो मानने पड़ेंगे। आपको आप एलएलपी के अंदर कोई बिजनेस करें चाहे ना करें, जीरो सेल्स करें, चाहे ताला लगा के रखें पूरा साल फैक्ट्री को, तो तब भी आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, एनुअल रिटर्न, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास ये 2 फॉर्म्स साल में फाइल करने ही पड़ेंगे, चाहे बिजनेस में ताला लगा हो 10 सालों से। अगर आप वो फाइल नहीं करते ड्यू डेट पे, तो आपको दोनों फॉर्म्स के लिए 100 रुपीज पर डे पर फॉर्म आपको पेनल्टी लगेगी। और इसकी कोई कैपिंग नहीं है। अगर आपने 10 साल तक वो नहीं भरे, तो आप लगा लो कि एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन के हिसाब से इंटू 100, तो यानी कि 36,500 रुपए की सालाना पेनल्टी हो गई। और ये बढ़ती चली जाएगी करोड़ों रुपए तक, जब तक आप इसको भरोगे नहीं पर फॉर्म के लिए। तो ये एलएलपी के ऊपर है। पार्टनरशिप एक्ट है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर कंपनीज एक्ट लागू नहीं होता। एलएलपी के ऊपर भी कंपनीज एक्ट ऐसा लागू नहीं होता, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, ये शक्ति उसको दी गई है कि वो जब मर्जी चाहे कंपनीज एक्ट के कुछ कानूनों को एलएलपी के ऊपर भी लागू करवा सकती है, जब भी चाहे। उसके उसके बाद जो पार्टनरशिप फर्म होती है दोस्तों, उसका कोई पब्लिक में डाटा अवेलेबल नहीं है। कोई ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म का अगर मैं बोलूं आपको कि यार उसका बैलेंस शीट चेक करके बताओ कितनी सेल्स है, कितना प्रॉफिट है, तो आप वो चेक नहीं कर सकते, क्योंकि कोई डाटा अवेलेबल ही नहीं है पब्लिक रिकॉर्ड्स में। जबकि एलएलपी का ये सारा डाटा पब्लिक रिकॉर्ड्स में अवेलेबल होता है। एक एमसीए पे छोटी सी 500 रुपए की फीस देके आप किसी भी एलएलपी का सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट या उनका रजिस्ट्रेशन, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव करके चेक कर सकते हो। तो अब आपका जो डाटा है जिसको आप कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हो, वो सारी पब्लिक के सामने उजागर हो जाता है। बोरिंग कैपेसिटी इसकी अच्छी है, पार्टनरशिप फर्म को बैंक्स लेंडिंग करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब एलएलपी स्ट्रक्चर हो तो फिर बैंक से थोड़ा सा ज्यादा वो होता है कि देखो कितना कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, एलएलपी स्ट्रक्चर में बनाया, इतने कंप्लायंसेस हैं, डाटा पब्लिकली अवेलेबल है, तो कंट्रोल है कि ये जो भी है कोई झूठी अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे, तो उसके ऊपर थोड़ी सी कैपेसिटी ज्यादा है बोरिंग करने की। मार्केट की एक्सेप्टेंस इसकी है ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म से। जब कोई आपको बिजनेस करना है, आपको उससे कोई काम करना है, तो आप करते हो काम। लेकिन जब कोई एलएलपी आपके सामने आए अपनी प्रेजेंटेशन देने, अपना बिजनेस करने, कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए या देने के लिए अपना, तो आपके सामने आपके लिए एक्सेप्टेंस थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉर्पोरेट टाइप स्ट्रक्चर हो जाता है एलएलपी। ऑडिट रिक्वायरमेंट, टैक्स जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म है उसमें कोई टैक्स ऑडिट के अलावा कोई एज सच मैंडेटरी ऑडिट रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई आपको ऑडिट कराना ही पड़ेगा। टैक्स ऑडिट के हिसाब से अगर आप टर्नओवर का नॉर्म ब्रीच करते हो तो ही आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। लेकिन एलएलपी के केस में दोस्तों आपको ऑडिट कराना पड़ेगा अगर आपकी सेल्स 40 लाख से ज्यादा हो जाए या आपकी कैपिटल जो है वो 25 लाख से ज्यादा हो जाए। मैंने वर्ड यूज किया या, मतलब दोनों में से कोई भी चीज अगर हो गई तो आपको ऑडिट करवाना ही पड़ेगा, चाहे टैक्स ऑडिट आपके ऊपर लागू होता हो चाहे ना होता हो। तो इसके ऊपर ऑडिट मैंडेटरी होगा, आपके फाइलिंग्स एमसीए पे होनी है। तो इसी वजह से तो ये ट्रस्ट थोड़ा सा कंपैरेटिवली बाकियों का ज्यादा रहता है एलएलपी स्ट्रक्चर में। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, जो नॉन मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, जो एक फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दिखा के काम करना, वो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप को बेनिफिट अवेलेबल है, बट एलएलपी को वो बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। और उसके बाद लास्ट पॉइंट है आईबीसी 2016 का बेनिफिट, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड होता है। तो उसके अंदर जो अगर इंसॉल्वेंसी करवानी है, बैंकरप्सी करवानी है, तो उसके अंदर जो कानून की प्रोविजंस हैं, जो बेनिफिट्स हैं, उसका बेनिफिट आपको ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म में नहीं मिलेगा, जबकि यहाँ पे एलएलपी स्ट्रक्चर में आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है। तो दोस्तों ये
जो 14 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी के, मैंने आपके सामने रखे। और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है कि इन 14 पॉइंट्स के अलावा और क्या पॉइंट होना चाहिए जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है, इन दोनों को आपस से अलग करता है। तो आपका क्या ओपिनियन है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं वेट करूंगा आपका ओपिनियन जानने की। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एचयूएफ की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि एक एचयूएफ क्या होती है। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।